हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ बछेंद्री पाल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, और बछेंद्री पाल के बारे में आप सब जानते ही होंगे। इस पाठ की लेखिका भी बछेंद्री पाल है और उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में अपनी जो एवरेस्ट की शिखर यात्रा उन्होंने करी, वो जो चढ़ाई चढ़ी, उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल यहाँ दिया है, अपनी उस यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया है। तो देखते हैं इस पाठ का सारांश। बछेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफर की बात करते हुए कहती हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज के से काठमांडू के लिए चल पड़ा था। अभी ये एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए ये दिल्ली से इन्होंने हवाई जहाज लिया काठमांडू के लिए, और ये 7 मार्च को वहां से चल पड़ी उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए। उस दल से, और इनका एक पूरा ग्रुप था, दल मतलब एक कुछ लोगों का ग्रुप था, कोई समूह था, वो पूरा चढ़ने के लिए गया। तो इनका वो दल जो था वो उसमें चढ़ा। उस दल से पहले ही एक मजबूत दल बहुत पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, और इनके दल से पहले भी एक दल जो था वो एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, जिससे कि वह बछेंद्री पाल वाले दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले बर्फ के गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सके। अभी इनके दल के पहुंचने से पहले वो दल वहां जाकर के बर्फ को साफ करके रास्ता बनाने के लिए पहले गया था। तो जो चढ़ाई चढ़ते हैं उनके साथ कुछ ऐसे लोग जाते हैं जो बर्फ़ को हटा सकें और वहाँ पर रास्ता बना सकें, कुछ जाने की तैयारी कर सकें। तो वो दल पहले ही जा चुका था और बेस कैंप पहुँचने से पहले वहाँ का सब तैयारी कर दी थी। बेस कैंप जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है उसको बेस कैंप कहते हैं। बछेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अभी ये जो है, जहाँ ये नाम थोड़े आपको अलग लगेंगे, थोड़े पहाड़ी नाम है। यहाँ पर नमचे बाजार जो है वो शेरपा लैंड का एक बहुत महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, वहाँ का इलाका है। उसका नाम है नमचे बाजार। यहीं से बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था। यहाँ पर से उन्होंने एवरेस्ट को अपने पहली बार देखा। बछेंद्री पाल कहती है कि लोगों के द्वारा बछेंद्री पाल को बताया गया कि शिखर पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी और तूफानों को झेलना पड़ता है। वहाँ के लोगों ने बताया कि जो भी एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ता है उसको दक्षिणी पूर्वी जो पहाड़ पर तूफानों को झेलना पड़ता है। वहाँ पर बहुत तूफान आते हैं और वो इलाका बहुत ठंडा है, वहाँ पर बहुत तूफान आते हैं। और वो तूफान कैसे होते हैं? बर्फीले तूफान। तो उनको झेलना पड़ता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है, जब उसका दल और जब मौसम खराब हो तब तो बहुत ज़्यादा तूफान कब आते हैं? जब तूफान आते हैं और मौसम बहुत खराब हो जाता है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन पर्वतारोहियों को। ये इनको लोगों ने बताया था। जब उनका दल 26 मार्च को पेरिच पहुंचा तो उन्हें हमें बर्फ के खिसकने के कारण हुई शेरपा कुली की मृत्यु का दुख भरा समाचार मिला। जब ये वहां पहुंची तो पता चला कि बर्फ जो है वो खिसक गई। लैंडस्लाइड होता है, बर्फ के ग्लेशियर्स जो सरकते हैं, उसकी वजह से एक इनका जो शेरपा कुली था, कुछ कुली लोगों को लेके चलते हैं जो पहाड़ी इलाके पे रहते हैं, वो सामान उठा करके और पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो इनका जो शेरपा कुली था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो दुख भरा समाचार इनको वहां मिला। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी। और शेरपा कुली जो थे वो कितने थे? 16। शेरपा वहाँ की एक जाति है जो कि कुली का काम करती है। तो उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे वो जो लैंडस्लाइड हुआ। तो ये समाचार से ही ये डर गई थी, थोड़ा सा सब लोग डर गए थे। इस समाचार के कारण बछेंद्री पाल के अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाई उदासी को देखकर उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया था कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं। जैसे ही ये खबर मिला तो लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, सबके चेहरे उदास हो गए, उतर गए। तो जो उनके नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने सबसे कहा, देखो एवरेस्ट की चढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं है। वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। मौत को हथेली पर जान को लेकर चलना पड़ता है। बछेंद्री पाल कहती कि उपनेता प्रेमचंद जो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी 26 मार्च को पेरिच लौट आए। अभी जो पहले वाला जो दल गया था उसका जो नेता था वो कौन थे? प्रेमचंद। वो उनके उपनेता था, वो भी वहां से लौट आए थे। उन्होंने बछेंद्री पाल के दल की पहली बड़ी समस्या बछेंद्री पाल और उनके साथियों को खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया। अब उन्होंने, जब वो वहां से पहले लौट आए थे, वो पहले गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सबसे बड़ी मुसीबत, जो पहली मुसीबत का सामना करना पड़ा, वो था क्या?
खुम्बू हिमपात, वहाँ पर हिमपात मतलब बर्फ़ का गिरना, खुम्बू जो जगह थी वहाँ पर हिमपात हुआ और उस स्थिति का उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा और शायद उसी में उनके वो शेरपा की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बछेंद्री पाल और उनके साथियों को यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों के सहारे झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने कहा हमने सब वहाँ की तैयारी कर दी है और जगह जगह पर झंडियाँ लगा दी हैं। झंडियाँ मतलब रास्ते को पहचानने के लिए कुछ झंडे लगा दिए जाते हैं, कुछ पहचान के लिए चिन्ह बना दिए जाते हैं और वहाँ पर पुल बना दिए जाते हैं, रस्सियाँ गाड़ दी जाती हैं जिसको पकड़ करके वो लोग चढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला इतनी तैयारी तो हमने कर दी है वहाँ पर, और जितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ सकती है उनका सबका जायजा हमने ले लिया। जायजा मतलब पूरा निरीक्षण परीक्षण हमने कर लिया है। उन्होंने बछेंद्री पाल उनके साथियों को का ध्यान इस तरफ भी दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी। उन्होंने कहा देखो जो ग्लेशियर है वो वहाँ बर्फ की नदी है पूरी, वो बर्फ अभी भी वहाँ गिर रही है, तो वो बराबर गिर रही है जिसमें कि उस कुली की मृत्यु हुई। तो आप लोगों को काफ़ी सावधान वहाँ रहना पड़ेगा, जिसके कारण अभी तक किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते। बोले हम तो इतनी तैयारी करके आए हैं लेकिन क्योंकि बराबर ग्लेशियर सरक रहे हैं, उनमें तूफान आ रहा है, बर्फ गिर रही है, हिमपात हो रहा है, तो हो सकता है हमारे किए गए सारे कार्य जो है वो निष्फल हो जाएं और वो सब बर्बाद हो जाए और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। और हो सकता है हम सब रास्ते खोल के आए बर्फ हटा के, वो फिर से ग्लेशियर गिरे और बर्फ गिरे और रास्ते बंद हो जाएं, तो हो सकता है दोबारा से ये काम करना पड़े। तो बछेंद्री पाल कहती हैं कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें और उनके साथियों को एक और की खबर मिली। अब किसी एक और की मृत्यु हो गई। जब ये बेस कैंप पहुंची तब तक उनको एक तो शेरपा की मिली थी और दूसरा इनको एक और की मौत की खबर मिली। जलवायु के सही न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। अभी जलवायु मतलब ठंडी बहुत थी, तो उस समय ठंड की वजह से किसी जो उनका रसोइया था जो कुक गया था साथ में, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से अब बछेंद्री पाल और उनके साथी आशा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं चल रहे थे। अभी इनकी आशाएं जो थी वो धीरे धीरे सब ढीली पड़ती जा रही थी और निराशा इनको घेरती जा रही थी कि बहुत मुसीबत का काम है और बहुत खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सभी घबराए हुए थे, अब सब बहुत डरे हुए थे। जब ये बेस कैंप पहुंची तो इन्होंने एवरेस्ट पर्वत और अन्य श्रेणियों को देखा। अभी बेस कैंप पहुंच के इन्होंने सब पर्वतों और श्रेणियों का जायजा लिया। बछेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गई। बछेंद्री पाल कहती हैं कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज्यादातर सामान को वो हिमपात के आधे रास्ते तक ले गई। अभी दूसरा दिन जब निकला तो आधी दूर तक ही अपना सामान जो है वो ले गई थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने बछेंद्री पाल और उनके साथियों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके पहले दल की तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी। अभी जो पर्वतारोही होते हैं उनकी पहले ट्रेनिंग होती है। पहले वो यहाँ से सीख के जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचकर उनकी फिर ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग की जाती है। तो डॉक्टर मीनू मेहता जो थी उन्होंने सबको एल्युमिनियम की जो सीढ़ियाँ होती हैं, एल्युमिनियम की बनी हुई सीढ़ियाँ, वो हल्की होती है, लाइट वेट, तो उसको लेके चढ़ते हैं और फिर उसको ही एक जगह पे इधर रखा और इधर पहाड़ पे रख दिया और बीच में पुल बना दिया। दो पहाड़ों के बीच में एल्युमिनियम की सीढ़ी को रख दिया जाता है और उसको पुल बना करके क्रॉस करते हैं। तो वो करना, रस्सियों को बांधना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारें जो है उन पर रस्सी कैसे बांधी जाए और कैसे वो हुक फंसा करके ऊपर चढ़ा जाए, ये सब टेक्निकल वर्क जो था, तकनीकी कार्य जो है वो विस्तार से उन्होंने इनकी जानकारी इन सब लोगों को दी, बछेंद्री पाल और उनके सभी साथियों को। बछेंद्री पाल कहती कि उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था। अभी इनका जो तीसरा दिन था इसमें पहले से पता था कि इनको बेस कैंप से लेकर कैंप 1 तक, यहाँ तक इनको पूरी अभ्यास कराया जाएगा। मतलब बेस कैंप से लेकर के कैंप 1 तक इनको पूरे अभ्यास कराए जाएंगे कि कैसे चढ़ना है, कैसे पुल बनाने हैं, कैसे रास्ता पार करना है, कैसे बर्फ हटानी, ये सब इनका पहले से प्रिपेयर था, पहले से प्लान्ड था। रीता गोम्बू और बछेंद्री पाल साथ साथ चल रहे थे। इनकी ये फ्रेंड थी जो साथ में साथी थी, रीता गोम्बू, ये नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों। उनके पास एक वॉकी टॉकी था। इनके पास एक क्या था? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आप लोगों को पता होगा, फिल्मों में देखा होगा। एक फ़ोन इधर होता है, एक दूसरा लिए होता है और दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है लेकिन हाँ थोड़ी दूर तक उससे बात की जा सकती है। तो वो वॉकी टॉकी था जिससे वे एक दूसरे से हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। मतलब ऊपर चढ़ते जा रहे थे और बेस कैंप में जो लोग थे उनको वो अपनी जानकारी दी कि अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर रास्ता ख़राब है, यहाँ हमने पुल बना लिया, इस तरह की जानकारी वो नीचे वालों को दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब रीता गोम्बू और बछेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। नीचे कर्नल खुल्लर थे, उनको बताया कि हम लोग बेस कैंप 1 तक पहुंच गए, तो वो बहुत खुश हुए।
क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थीं। अभी बेस कैंप 1 तक पहुंचने वाली महिलाएं, औरतें कितनी थी? केवल 2 थी। ये गोम्बू और बछेंद्री पाल, ये 2 लोग लेडीज थी जो वहां पर पहुंची। जब अप्रैल में बछेंद्री पाल कैंप बेस में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ उनके पास आए थे। जब वे बेस कैंप में थी तो अप्रैल में तेंजिंग जो थे, उन्होंने भी पर्वतारोही थे वो, तो वो अपनी छोटी पुत्री के साथ इनके पास मिलने आए होंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। बछेंद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वे इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल ही नई सीखने वाली हैं। उन्होंने, तेंजिंग ने सबसे बात करी थी। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने बताया कि मैं इस पे चढ़ने वाली सबसे नई हूँ, मतलब मैं बिल्कुल नई हूँ, मैंने पहले कभी चढ़ाई नहीं करी है और मैं नई सीखने वाली हूँ। और एवरेस्ट उनका पहला अभियान, उन्होंने बताया मेरा पहला प्रोजेक्ट है एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। तो ये पहली बार पर्वतारोहण कर रही हैं। ये किसको बताया? तेंजिंग को बताया। तेंजिंग हंसे और बछेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। बोले मैं भी पहली बार ही जा रहा हूं, लेकिन उस शिखर पर, एवरेस्ट की जो चोटी है वहां तक पहुंचने से पहले 7 बार मैं जा करके आया हूं, मतलब तब मैं चोटी पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह भी स्पष्ट किया। फिर अपना हाथ बछेंद्री के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बछेंद्री पाल एक पक्की पर्वतीय लड़की। उन्होंने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, पहाड़ी लड़की हो, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, तुम्हें तो पहली बार में ही तुम पहुंच जाओगी, तुम्हारा क्या है? तुम पहाड़ी लोग जो होते हैं उनको शिखर पर, पहाड़ों पर चढ़ने की आदत होती है। तो उन्होंने बोला तुम तो पहाड़ी लड़की हो, तुम तो पहली बार में पहुंच जाओगी, मुझे तो 7 बार लगे तब मैं जाकर शिखर पर पहुंच पाया। बछेंद्री पाल कहती हैं कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब यह 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, पूर्णमासी का दिन था, और बिल्कुल लोत्से की बर्फीली और सीधी ढलान, सीधी मतलब बिल्कुल स्टीप चढ़ाई वाली, वहां पर सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू जो थे, टेंट लगे हुए थे, वहां पर कैंप 3 तक ये पहुंच गई थी। वह गहरी नींद में सोई हुई थी। रात के 12:30 बजे लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से पर किसी एक सख्त चीज के टकराने से उनकी नींद अचानक खुल गई। वो अचानक वहां पे सो रही थी, रात का 12:30 था, कुछ अचानक उनके सर से कुछ टकराया और साथ ही जोरदार धमाका हुआ। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। अभी लोत्से पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, एक बड़ा सा ग्लेशियर आप समझते होंगे ना, बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े सिल्लियां, वो सरक करके इनके कैंप के ऊपर आया और कहीं इनके सर से कुछ टकराया। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से बछेंद्री पाल उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने गई। उन्होंने छुरी से बर्फ के रास्ते को साफ किया लोब्सांग ने, और स्विस नाइफ होता है, उससे खोद करके बर्फ को किसी तरह वहां साफ किया और तंबू का रास्ता साफ करने में वो सफल हो पाए। उन्होंने बछेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ को खुदाई की और बछेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींचा। बर्फ गिरी और बछेंद्री पाल के चारों तरफ बर्फ जम गई। तो उन्होंने खोद करके बछेंद्री पाल को उसमें से बाहर निकाला। ऐसा लगा था जैसे बर्फ की कब्र में वो दब गई थी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई की प्रातः 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। और अब ये कैंप 2 पर पहुंच गई। बछेंद्री पाल और उनके दल के नेता खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का अत्यंत साहस से भरा कार्य था। उन्होंने सबकी तारीफ करी कर्नल खुल्लर ने और कहा कि इतनी ऊंचाई पर भी ये जो सुरक्षा कार्य किया गया ये बहुत सफल था, बहुत अच्छा कार्य हुआ। बछेंद्री पाल कहती हैं कि सभी 9 पुरुष सदस्य, जितने 9 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, उनमें से सब काफी लोगों को चोटें आई, कुछ की हड्डियां टूट गई थी, उनको वापस बेस कैंप भेजना पड़ा, उनको भेज दिया गया। तभी कर्नल खुल्लर ने बछेंद्री पाल से पूछा क्या तुम डरी हुई हो? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने पूछा अगर वापस जाना है तो चली जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। बछेंद्री पाल कहती है कि दोपहर के बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मतलब फिर एक नीचे कैंप में गई और वहां से वो थर्मस में चाय और अपना जूस भर करके लाने की उन्होंने सोचा अपने लोगों के लिए। और बछेंद्री पाल को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। अभी वहां पर उनको कोई मिला जिसको उन्होंने चाय पिलाई और
उनकी लाई हुई चाय पी, लेकिन बछेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी। उन्होंने कहा अब नीचे मत जाओ और तुम अब मत मत नीचे। उनको कोई मिला, उन्होंने अपनी चाय वाय पिलाई, उन्होंने बोला अब मत जाओ नीचे। लेकिन बछेंद्री पाल को की से मिलना था, उनका कोई साथी होगा की, उससे वो मिलना था। वो नीचे उतरने से उन्होंने मानी नहीं, वो नीचे चली गई। बछेंद्री पाल को देखकर चौंक गया और बछेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा जोखिम उठाने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम फिर वापस नीचे आई हो। बछेंद्री पाल ने भी दृढ़तापूर्वक कहा कि वे औरों की तरह भी वो भी पर्वतारोही हैं, इसलिए वो इस दल में आई हैं। बछेंद्री पाल कहते हैं कि साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल एक जगह है जो पृथ्वी में कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। और उन्होंने कह करके अगले दिन वो सुबह 4 बजे उठी और उन्होंने बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। चाय जो है वो बर्फ बन गई होगी, तो उसको पिघला करके चाय बनाई और कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया और लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी और फिर ये ऊपर चढ़ने के लिए वापस निकल पड़ी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि सुबह 6:20 पर वह अंगदोरजी और वह साउथ कोल से बाहर निकले। अब वो साउथ कोल जो कठोर रास्ता था उससे वो बाहर निकल आए। तो दिन ऊपर चढ़ाया था, काफ़ी दिन का समय, मतलब दोपहर का समय हो चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बछेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, कोई रस्सी बिना पकड़े ही इन्होंने चढ़ाई कर ली। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बछेंद्री पाल भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, वो भी आराम से उनके साथ साथ चलती रही। बछेंद्री पाल कहती है कि जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरें बिछी हूँ। मतलब बर्फ बच्चों जब पड़ती है तब सॉफ्ट होती है, तो उस पर पैर गड़ा करके चढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो जम जाती है तो बिल्कुल चिकनी शीशे जैसी होती है, स्लिपरी, तो उस पर चढ़ना इनको बहुत कठिन था। ऐसा लग रहा था कोई शीशे, चमकते हुए शीशे की चादरें बिछी हैं। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। फिर फावड़े से बर्फ को काट काट कर रास्ता बनाना पड़ता है, जिससे कि वे जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। और वो फावड़े से उसमें दांते बनाते हैं, जगह गड्ढे बनाते हैं और फिर उसमें पैर रख रख कर ऊपर चढ़ते हैं। बछेंद्री पाल कहती है कि उन्होंने इस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। बहुत सोच समझ के धीरे धीरे उन्होंने एक एक कदम उठाया और ऊपर को चढ़ी वो, क्योंकि वहां एक छोटी सी भी गलती मौत का कारण बन सकती थी। जरा सी भी गच्चूक हुई नहीं कि सीधे आदमी मौत के मुंह में। तो बहुत संभल संभल के इन्होंने वो चढ़ाई चढ़ी। बछेंद्री पाल कहती है कि 2 घंटे से भी कम समय में ही वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए। अब जो शिखर कैंप, मतलब टॉप कैंप जो लगा था, वहां तक ये लोग पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। जो पहला दल आया था जिसने वो कैंप बनाए थे, उसने 4 घंटे लगाए थे और ये लोग 2 घंटे में पहुंच गए। और यदि अब उनका दल इस गति से चलता रहे तो वे शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू ने ध्यान दिया कि बछेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा, फिर अचानक उन्होंने इनके गैस सिलेंडर को देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर को, तो जिसमें 4 की जरूरत थी, ये 2.5 में ही चढ़ रही थी, तो इनको कठिनाई हो रही थी। तो उन्होंने ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर जो है वो बढ़ा दी। और उसके बाद बछेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने बछेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, बछेंद्री पाल कहती है कि अब उन्हें महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई भी वो आसानी से कर पाती, यानी ऊपर जाकर के ऑक्सीजन कम हो जाती है तो सिलेंडर में से ऑक्सीजन की प्रेशर और तेज कर दिया जाता है, जिससे कि ये आसानी से चढ़ पाई। बछेंद्री पाल की दक्षिणी शिखर के ऊपरी हवा की गति बढ़ गई थी। अभी हवाएं जो थी साउथ की बहुत तेज हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरी बर्फ के कणों को चारों तरफ से उड़ा रहे थे। हवा से बर्फ के कण, छोटे छोटे कण जो थे वो उड़े थे और आंखों में लग रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य हो गई थी। मतलब आगे का दृश्य दिखना मुश्किल। हवा का धुंध जो है वो हवा के साथ बर्फ का धुंध पड़ रहा था और इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो रहा था। अनेक बार देखा, केवल थोड़ी दूर पर कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। यह देखकर बछेंद्री पाल कहती है कि उनकी तो सांसें मानो। अचानक उन्हें लगा ऊपर चढ़ाई नहीं, नीचे कोई ढाल आ गया, तो इन्हें लगा बस अब गए काम से। तो कई बार इनकी सांसें सी रुक गई। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक है। उन्हें लगा कि शायद अब हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते 23 तारीख को दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की उस चोटी पर पहुंच चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। जो पॉइंट होता है एवरेस्ट की चोटी का, यहाँ पर 2 लोग एक साथ खड़े हो जाएं, इतनी भी जगह नहीं थी, इतना भी चौड़ाई वहां पर नहीं है।
चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के सामने प्रश्न अब सुरक्षा का था। अब सब तरफ स्टीप ऐसे ढलान थी कि जरा सा पैर स्लिप हुआ नहीं कि नीचे गए। अब सबके मन में एक सुरक्षा का डर आ गया। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रहने लायक जगह बनाई। फिर उन्होंने बर्फ को खोद करके फ्लैट जगह बनाई जहां पर वो सुरक्षित खड़े हो पाए, वरना हवाएं चल रही हैं, बर्फ गिर रही है, चोटी पर पहुंच चुके हैं, जगह वहां पर नहीं है तो कभी भी गिर सकते हैं। खुशी के इस पल में बछेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया और जब वो वहां पहुंच गई तो उस खुशी से वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। उस समय उनको अपने माँ बाप का ध्यान आया। बछेंद्री पाल कहती कि जैसे वह उठी उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जु नेता अंगदौड़ जी के प्रति आदर भाव से झुकी और जो सामने में उनके नेता चल रहे थे उनके आगे उन्होंने श्रद्धा से हाथ सर झुकाया। अंगदौड़ जी जिन्होंने बछेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुँचाया, वो उनके साथ साथ चले, उनको प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुँचाया। बछेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चोटी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी और बछेंद्री पाल ने उनको, जो दूसरे थे, उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लिया था और उसके बाद भी वो चोटी पर पहुंच गए थे तो उन्होंने उनको भी बधाई दी। और ये दूसरी बार चढ़े थे, ये पहली बार चढ़ चुके थे, अब ये दूसरी बार चढ़कर आए थे तो उनको भी बधाई दी। उन्होंने बछेंद्री पाल को गले से लगाया और उन्होंने कानों में फुसफुसाया कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई करी, और उन्होंने बताया कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से चढ़ाई को चढ़ा है। वह बहुत प्रसन्न, उन्होंने बोला मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस चढ़ाई पर। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। बछेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे बछेंद्री पाल की इस अलग प्राप्ति के लिए बछेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। कर्नल खुल्लर जो कि बेस कैंप में थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे इस सफलता की खबर जो है मैं तुम्हारे माता पिता को देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को बछेंद्री पाल पर गर्व है और अब वह एक ऐसे संसार में वापस जाएगी जो उनके द्वारा अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। जब उन्होंने संसार को छोड़ करके जब ऊपर चढ़ी थी और जब नीचे उतरेंगी तो वो संसार एकदम अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि आज उस संसार में बछेंद्री पाल का नाम गर्व से लिया जाएगा कि पहली भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। तो उनको सबने बहुत बधाई दी, लेकिन वो रास्ता, वो चढ़ाई, वो उनके जीवन का अनुभव वो एकदम अनोखा था, एकदम साहसिक था और बहुत ही डर और भय से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक महिला होते हुए भी वो चोटी तक पहुंची। तो ये उनकी साहसिक कारनामे की कहानी है। बच्चों, यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है और इसमें कुछ नाम इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ जगहों के नाम इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे और प्रश्नों के उत्तर में प्रयोग करेंगे। तो अभी मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।